हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कैबिनेट में नहीं सुलझा जेपीएससी सिविल सेवा उम्र का मसला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंथन के बाद लेंगे निर्णय। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा छूट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में छात्रों की मांग पर चर्चा हुई। बैठक में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा का कट ऑफ पर चर्चा हुई। कार्मिक विभाग के द्वारा कैबिनेट की बैठक में 2023 कट ऑफ रखने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि छात्रों की मांग 2018 देखते हुए इसे होल्ड पर रखने का निर्णय हुआ। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जानकारी देते हुए कहा कि जेपीएससी उम्र सीमा को लेकर मंथन के उपरांत जल्द ही मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव आया था, जिस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो सका। झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापन निकाला है। परीक्षा के विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 रखा गया है, जबकि पिछली परीक्षा में ये 1 अगस्त 2017 थी। जेपीएससी ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 रखा है। रांची, रातू के मुरगू में सड़क हादसा, ग्राम प्रधान जौरा उरांव की मौके पर मौत। रातू प्रखंड के मुरगू क्षेत्र में NH 75 पर शुक्रवार की शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में मुरगू पंचायत के ग्राम प्रधान जौरा उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार क्रेटा कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जौरा उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर NH 75 को जाम कर दिया, जिससे कुछ समय तक सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। घटना की जानकारी मिलते ही युवा नेता ओम शंकर गुप्ता सहित कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। ओम शंकर गुप्ता ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव प्रशासनिक एवं आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशासन से दुर्घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की। इधर प्रशासन द्वारा सड़क जाम हटाने और स्थिति को सामान्य करने की पहल की गई। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। 3 बच्चों का पिता होना महंगा पड़ा, विश्वनाथ सरदार को नामांकन हुआ रद्द। नगर परिषद चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद गुरुवार को नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटिनी हुई, जिसमें वार्ड नंबर 8 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी विश्वनाथ सरदार समेत 3 प्रत्याशियों का नामांकन अस्वीकृत किया गया है। विश्वनाथ सरदार का नामांकन अस्वीकृत होने की वजह 3 बच्चों का पिता होना है। निर्वाची पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने स्क्रूटिनी के बाद नामांकन अस्वीकृत किया है। निर्वाची पदाधिकारी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में ये फैसला लिया है। नामांकन प्रपत्र के अस्वीकृत होने की वजह ये रही कि विश्वनाथ सरदार द्वारा शपथ पत्र में 3 बच्चों के पिता होने की जानकारी दी गई थी। गुरुवार को हुई स्क्रूटिनी के दौरान वार्ड पार्षद पद के 2 प्रत्याशी सतीश अग्रवाल और पूनम देवी का भी नामांकन प्रपत्र जाति प्रमाण सहित कई आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया है। स्क्रूटिनी में अध्यक्ष पद के सभी 10 प्रत्याशियों के अलावा 92 वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों का नामांकन प्रपत्र स्वीकृत हुआ है। आगामी 6 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम वापसी की तिथि मुकर्रर की है। यहां उल्लेखनीय है कि 2013 को कट ऑफ डेट मानते हुए 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को नगर निकाय चुनाव में नहीं लड़े जाने को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया था। 3 वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय से दी गई है। सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने कोडरमा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शालिनी गुप्ता ने थामा जेएमएम का दामन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने कोडरमा पहुंचे। लोकाई मैदान में हुए कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में झामुमो की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। लोकाई सभास्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। इससे पहले सभी ने शिबू सोरेन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और अन्य नेता भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने झारखंड के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक भी राज्य में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि झामुमो पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और वे पार्टी में शामिल होकर अपना विश्वास जता रहे हैं। देवघर हर्ष फायरिंग में युवक घायल, वैवाहिक कार्यक्रम मातम में बदला। देवघर नगर थाना क्षेत्र के शिक्षा सभा चौक पर उस समय वैवाहिक कार्यक्रम मातम में तब्दील हो गया जब हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने घायल हुए युवक को देवघर सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर देखते हुए एम्स रेफर कर दिया। घायल युवक का एम्स में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना देवघर के नरसिंह टॉकीज के पास हुई। घायल युवक का नाम सुमित ठाकुर है, पिता का नाम सुनील ठाकुर है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना शादी विवाह के वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर सभी परिजन विधि व्यवहार के कार्यक्रम को लेकर किसी जगह जा रहे थे, तभी देवघर के नरसिंह टॉकीज के पास किसी परिजन ने आसमानी फायरिंग की। रांची नगर निगम चुनाव में नामांकन में मेयर के 19 उम्मीदवार पास, पार्षद में महिलाओं का दबदबा। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत में नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार को की गई। ये प्रक्रिया समाहरणालय ब्लॉक बी स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न हुई। जांच के बाद रांची नगर निगम में मेयर पद के लिए कुल 19 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। इनमें 5 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों के पार्षद पद के लिए 390 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं, जिनमें 242 महिलाएं हैं। इससे साफ है कि इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर है। बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं, जबकि वार्ड सदस्य पद के लिए कुल 50 उम्मीदवारों के नामांकन वैध घोषित किए गए हैं, जिनमें 27 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 6 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तिथि है। वहीं 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। अब नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद चुनावी मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। रामगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 किलो जावा महुआ व 40 लीटर शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 500 किलो जावा महुआ व 40 लीटर शराब जब्त किया गया। वहीं इस मामले में 1 लोग की गिरफ्तारी हुई है। निकाय चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हो, इसलिए छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी फैज अहमद मुमताज के निर्देश पर गुरुवार को ये कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के कांकेबार, गोसा और रानीबागी सहित विभिन्न इलाकों में व्यापक छापेमारी करते हुए कई अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान करीब 500 किलोग्राम जावा महुआ तथा लगभग 40 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसे नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान मौके से कांकेबार निवासी राहुल कुमार को गिरफ्तार है। वहीं अन्य संलिप्त आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई अवर निरीक्षक उत्पाद कांग्रेस कुमार के नेतृत्व में की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोडरमा में सीएम हेमंत को हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा आगमन पर हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीपैड पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री का स्वागत जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। पुलिस बल द्वारा उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। हेलीपैड परिसर में पहले से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहीं और कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार संपन्न हुआ। जेवीबीएनएल और याचिकाकर्ता को बैठक कर वास्तविक राजस्व घाटे का आकलन करने का हाईकोर्ट का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने एनर्जी वॉचडॉग की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में मेसर्स अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड और मेसर्स अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिजली उत्पादन और बिक्री में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जेवीबीएनएल, दोनों कंपनियों और याचिकाकर्ता की संयुक्त बैठक कर वास्तविक राजस्व घाटे का आकलन करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि दोनों कंपनियां सिस्टर कंसर्न हैं और नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से बिजली की बिक्री कर रही हैं, जिससे राज्य को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जेवीबीएनएल ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अब तक की जांच में लगभग 284 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की बात सामने आई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल पोद्दार ने तर्क दिया कि दोनों कंपनियां सिस्टर कंसर्न हैं और नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से बिजली की बिक्री कर रही हैं, जिससे राज्य को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाल बाल बची डीएसपी अमित रविदास और उनकी पत्नी सहित 2 बच्चे की जान। मार्केटिंग के समय गिरा जर्जर भवन का मलबा।
दुमका जिले में 2 वर्षों से प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में कार्यरत अमित कुमार रविदास, उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों की जान उस वक्त बच गई जब वे दुमका शहर के मेन रोड स्थित एक फुटवेयर दुकान में खरीदारी कर रहे थे। उसी वक्त दुकान के ऊपर की ढलाई के कई बड़े टुकड़े उन पर आ गिरे। डीएसपी ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए उन्हें अपने शरीर से कवर किया तो कई टुकड़े उन पर आ गिरे, जिससे उन्हें चोट लगी है। डीएसपी अमित रविदास ने फोन पर जानकारी दी कि वे अपनी बाइक से पत्नी और बच्चों, 4 वर्ष की पुत्री और 2 वर्ष का पुत्र को लेकर बाजार निकले थे। रास्ते में एक फुटवेयर की दुकान पर वे रुक गए। वे सामान खरीद ही रहे थे, तभी अचानक दुकान के ऊपर जो बिल्डिंग है उसकी ढलाई के कई टुकड़े उन पर आ गिरे। ईश्वर की ये कृपा रही कि उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि मैं काफी भयभीत महसूस कर रहा हूं। डीएसपी ने कहा कि ऐसे भवन को जर्जर घोषित कर ढहाने की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में और किसी के साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। वैसे जिस भवन का टुकड़ा गिरा उसके मालिक ने तत्काल उन टुकड़ों को मौके से हटा दिया। हम आपको बता दें कि दुमका शहरी क्षेत्र में ऐसे कई जर्जर भवन हैं जो दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद और जिला प्रशासन का ये दायित्व है कि वो विशेषज्ञों और अभियंताओं की एक टीम बनाकर ऐसे भवनों को चिन्हित करे और उस पर आवश्यक कार्यवाही करे ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए। हजारीबाग में एनटीपीसी कोल परियोजना से प्रभावित हुए 34 गांव, आरटीआई से हुआ खुलासा। बड़कागांव स्थित पकरी बरवाड़ी कोल माइनिंग परियोजना को लेकर वर्षों से चल रहे विवादों में आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में एनटीपीसी ने आधिकारिक तौर पर माना है कि इस परियोजना से कुल 34 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल ये जानकारी बड़कागांव थाना क्षेत्र के जुगरा गांव निवासी नेपुल कुमार द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में दी गई है। बताते चलें कि ये आरटीआई 17 जनवरी 2026 को भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल पर डाली गई थी, जिस पर एनटीपीसी के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी विकास कुमार ने 30 जनवरी 2026 को इसका जवाब दिया था। बताते चलें कि आरटीआई में ये सवाल पूछा गया था कि पकरी बरवाड़ी कोल परियोजना से जितने गांव प्रभावित हैं उनकी सूची दी जाए, जिसके जवाब में एनटीपीसी के द्वारा खुलासा किया गया कि 34 गांव इस परियोजना के दायरे में आते हैं। बाकायदा सभी गांवों के नाम भी उपलब्ध कराए गए। वहीं ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इन गांवों में जमीन अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास और पर्यावरण को लेकर लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। खेती की जमीन और जंगल भी प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से प्रभावित गांवों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। अब आरटीआई से सामने आई ये सूची प्रशासन, एनटीपीसी और ग्रामीणों के बीच बातचीत का आधार बनेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अब सरकार और कंपनी को इन्हीं 34 गांवों को ध्यान में रखकर मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की योजना बनानी होगी। बजट और अमेरिका ट्रेड डील पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। कैबिनेट बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, क्या उससे विकास हो जाएगा? उन्होंने कहा कि इससे देश में भुखमरी हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कृषि, जो इस देश का एक मजबूत स्तंभ रहा है, उसे भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया है। क्या घरेलू औजार विदेश से आने वाले कृषि संयंत्र और औजार के सामने टिक पाएंगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार जगत का क्या होगा ये तो व्यापारी ही बता सकते हैं, लेकिन असल में हम जो किसानों, मजदूरों, व्यापार वगैरह को देखते हैं, केंद्र सरकार की नीति के नतीजे भुगतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी नीतियों पर बात करने पर मनाही होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नीतियों का असर पूरे देश और दुनिया में महसूस किया जाएगा। मौजूदा सरकार के कदमों का असर देश के किसानों, मजदूरों और छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ेगा। आदिवासी और दलित समुदाय तो पहले से ही इनके मुख्य टारगेट थे। मुख्यमंत्री ने महंगाई की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा, कोयले खनिजों के महंगे होने की बात छोड़िए, क्या पढ़ाई का सामान और खाने की चीजें सस्ती हैं? अभी तो इसका प्रभाव आने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हाल ही में असम के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां के आदिवासियों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे हम अभी तक गुलामी के चंगुल से बाहर नहीं निकले हैं। देश की आज़ादी से पहले से वहां रह रहे लोग आज भी अपनी मान्यता और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अगर वे आवाज़ उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश के अंदर ही एक अलग तरह का देश चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, वहां की स्थिति ठीक नहीं है। संसद में निशिकांत दुबे के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार। गोड्डा सांसद को बताया नकली तस्वीरों का हेडमास्टर।
संसद के बजट सत्र के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में किताब लहराकर गांधी, नेहरू और कांग्रेस पर की गई टिप्पणी से झारखंड सहित देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड में भी कांग्रेस नेताओं ने निशिकांत दुबे के बयान की निंदा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस के इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को नकली तस्वीरों पर हेडमास्टर बताते हुए जमकर निशाना साधा है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ज्यादा अनकंट्रोल हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। निशिकांत दुबे पर किताब के नाम पर पर्ची छपाने का आरोप लगाते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि नकली फोटो लगाकर सदन को गुमराह ना करें। जो नहीं हुआ है उसको पेश किया जा रहा है और निशिकांत दुबे की बात को सदन में सुना जा रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे राहुल गांधी के नाखून के बराबर नहीं है। गांधी परिवार ने देश को काफी कुछ दिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि इरफान अंसारी की आवश्यकता संसद में है। मैं रहूंगा तो सदन में ये सब बातें नहीं आने दूंगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जो जहर छोड़ गए उसे भाजपा ने अपना लिया। उन्होंने कहा कि जब देश गुलाम था उस समय भी भाजपा के लोग दलाली करते थे। झारखंड के मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 नामांकन परीक्षा की अधिसूचना जारी, जाने आवेदन करने का लास्ट डेट। झारखंड के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित झारखंड मॉडल विद्यालय राज्य में शिक्षा का एक अहम माध्यम बनकर उभरा है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 82 झारखंड मॉडल विद्यालयों में झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के पाठ्यक्रम के तहत अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। इन विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है ताकि वे उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और आगे के शैक्षणिक अवसरों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को देखते हुए इन विद्यालयों में नामांकन को लेकर हर वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये अधिसूचना झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची द्वारा जारी की गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन की प्रक्रिया 30 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 21 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भरे गए आवेदन पत्रों का अनुमोदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO द्वारा किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 अप्रैल 2026 को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी का संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट के माध्यम से आयोजित होगी और कुल 100 अंकों की होगी। इसमें अंग्रेजी के 30 अंक, गणित के 30 अंक, सामाजिक विज्ञान के 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। नामांकन पूरी तरह मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसमें राज्य और जिला स्तर की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम के बाद चयनित विद्यार्थियों को संबंधित झारखंड मॉडल विद्यालयों में नामांकन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से पात्र छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ये जानकारी दी गई है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि कक्षा 6 में नामांकन से जुड़ा अवसर न छूटे। धनबाद में नियोजन के लिए 9 दिनों से धरना स्थल पर रखा है शव, BCCL प्रबंधन और प्रशासन संवेदनहीन। कोयलांचल में एक बेहद ही संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला आया है। BCCL की PB एरिया पुटकी कोलियरी में कार्यरत एक कर्मी की मौत के बाद 9वें दिन भी शव धरना स्थल पर रखा है, लेकिन नियोजन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अब सवाल ये है कि क्या BCCL प्रबंधन पूरी तरह संवेदनहीन हो चुका है? दरअसल 59 साल के अर्जन कोड़ा BCCL की PB एरिया पुटकी कोलियरी में कार्यरत थे। वे 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन 28 जनवरी को उनका शव पुटकी कोलियरी के बत्ती घर में संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा मिला। मौत के बाद से ही आश्रित नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शव अब भी PB एरिया GM कार्यालय गेट पर रखा हुआ है। साथ ही परिजन पिछले 9 दिनों से शव के साथ बैठे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि 9 दिन से शव के साथ बैठे हैं, 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन BCCL अधिकारी सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। चुनाव का बहाना बनाकर फैसला नहीं लिया जा रहा है। आश्रितों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उन पर आरोप है कि BCCL अधिकारी निकाय चुनाव का हवाला देकर किसी भी निष्कर्ष से बच रहे हैं।
वहीं यूनियन नेता रतिलाल टुडू ने कहा कि मामले की जानकारी सरकार को दे दी गई है। अगर अब भी नियोजन नहीं मिला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा। मामले को लेकर प्रशासन भी सक्रिय होने की बात कह रहा है। विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन और परिजनों के साथ वार्ता कराई जा रही है। शव उठाने और नियोजन संबंधी मांगों पर विचार की कोशिश हो रही है। डीएसपी नौशाद आलम ने कहा कि मामले को लेकर परिजन और बीसीसीएल प्रबंधन की सकारात्मक वार्ता की कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।